नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन जिसमें खेती किसानी की हम बात करते हैं, इसके साथ ही साथ पशुपालन की बात करते हैं। और हमारी कोशिश यह रहती है कि तमाम ऐसी जानकारियां किसान भाइयों तक पहुंचे जिसके माध्यम से खेती के व्यापार को लाभ के व्यापार में आप तब्दील कर सकते हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं और उसके बाद मैं आपको विषय बताऊंगा कि आखिर कौन से विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर बैजनाथ सिंह यादव साहब जुड़ चुके हैं। आप ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर हैं मुंगावली से। आपका बहुत स्वागत है सर इस बहुत मंच बहुत पर। धन्यवाद सुनील। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि खरीफ का फसल का वक्त ये चल रहा है और खरीफ को मानसून की फसल भी कहते हैं। और सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सोयाबीन की या उड़द की फसल की हम बात करते हैं तो प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स इसे माना जाता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए कि इसके माध्यम से आप अपनी फसल को ज़्यादा बेहतर उत्पादन के रूप में तब्दील कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, यदि किसान भाइयों की हम बात करते हैं तो जहन में एक यही सवाल सबसे पहले आता है कि बुआई का वक्त शुरू हो चुका है सोयाबीन को लेकर, क्या हम सावधानियां रखें? सावधानियाँ सबसे पहली चीज़ तो यह है, आज हम उड़द और सोयाबीन की बात कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की मुख्य दलहनी और तिलहनी फसलों में से एक है। खरीफ में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सोयाबीन का रकबा देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, इसलिए इस पर बात करना महत्वपूर्ण है। सावधानियों की अगर हम बात करें तो किसान भाई ऐसी खेत, ऐसी ज़मीन को चुनें जहाँ उचित जल निकास की व्यवस्था हो। उड़द के लिए भी यही कंडीशन लागू होती है, जहाँ ज़मीन में ज़्यादा पानी ना भरता हो जी। और आसानी से पानी निकल जाता हो, ज़्यादा पानी बरसने की दशा में जल भराव ना होता हो, ऐसी भूमि का चयन करें। पर्याप्त जुताई किसान पहले कर ले, चूँकि गर्मी की जुताई, गहरी जुताई किसान पहले कर चुका होता है। उसके बाद जब मानसून की बारिश होती है उसके बाद एक जुताई की जाती है, उसकी तैयारी कर लें। बीज अच्छी तरह से देख परख लें, अगर खुद का बीज है तो उसको चेक कर लें, अंकुरण करके देख लें। अंकुरण प्रतिशत जो आवश्यक अंकुरण प्रतिशत है उससे अगर ऊपर है तो उस बीज को इस्तेमाल करें, नहीं तो कहीं से बीज की व्यवस्था करें। शासकीय सिस्टम में भी बीज उपलब्ध है, बीज निगम में, कृषि विज्ञान केंद्र में, विश्वविद्यालय में जी। और विभाग के माध्यम से भी बीज उपलब्ध होता है। तो बीज उपचार करके भी पहले ही रख लें, क्योंकि अब बोनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन सर एक बड़ा दिलचस्प सवाल ये सामने आ रहा है। यदि इस फसल की बात कर लेता हूँ तो बुआई के समय तापमान अधिक चाहिए रहता है और यदि इसकी कटाई की हम बात कर लें तो उस वक्त तापमान कम रहता है। जी आखिर इस सुनील। प्रक्रिया को थोड़ा समझाइए आप। जी सुनील, चूँकि ये जो खरीफ की फसल है इसमें नम और गर्म जल तापमान की ज़रूरत होती है, यानी नमी भी रहे ज़मीन में और मौसम में गर्मी भी रहे। और जब फसल पकने पे आती है तो उस समय चूँकि काफ़ी बरसात हो चुकी होती है, इसलिए मौसम में ठंडक आ जाती है और नम और ठंडा मौसम हो जाता है। इसके अंकुरण के लिए नमी और गर्म मौसम जी। आवश्यक होता है। और अभी का जो मौसम है, जून का लास्ट वीक और जुलाई का फर्स्ट वीक, इसमें मौसम ऐसा ही रहता है, इसलिए सबसे मुफीद जो मौसम है वो इन फसलों की बुवाई के लिए अच्छा अंकुरण इससे होता है। बिल्कुल सर, बुआई की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, समझना चाहेंगे बुआई की क्या खास विधि होती है। और यदि हम खाद की बात कर लेते हैं इसके अलावा तो कौन से खाद की उपयोगिता देख रहे हैं आप इसमें? सोयाबीन और उड़द में बहुत ज़्यादा खाद के मामले में ज़्यादा अंतर नहीं है। सोयाबीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और लगभग 20 से 30 किलोग्राम पोटास, साथ ही साथ जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर डाला जाता है। और जहाँ तक हम उड़द की बात करें तो उड़द में 20 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 20 से 25 किलो पोटास दी जाती है। साथ ही साथ उड़द में जिंक की मात्रा भी डाली जाती है। 15 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर डालने पर अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि सर हम बीजोपचार की बात कर लें या बीज के महत्व की बात कर लें तो बड़ा प्रमुख सवाल ये सामने आ रहा है कि बीज दर आखिर क्या होनी चाहिए? जी सुनील, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे ख्याल से अभी जो समय चल रहा है उस हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका, कि सोयाबीन और उड़द की बीज दर क्या होती है, कौन सी उन्नतशील प्रजातियां हैं जिन्हें हमें बोने से अधिक लाभ मिलेगा, रोगों से लड़ने की जिनमें क्षमता होनी चाहिए, और बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस तरह से आज कोरोना कोविड फैला हुआ है, उसका टीका आ गया है बाजार में, जी। ऐसे ही बीजों में भी टीका लगाया जाता है। ये बोने के पहले लगाया जाता है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो इसको बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो रासायनिक बीज उपचार की दवाइयाँ हैं, कार्बोक्सिन थायरम जो रासायनिक बीज उपचार की दवाइयाँ हैं,
और पायरोक्लोस्टोबिन और थायोफेनेट मिथाइल का कॉम्बिनेशन भी आजकल किसान उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जैविक बीज उपचार के लिए जैविक खादों का भी उपयोग किया जाता है। जैविक फफूंदनाशकों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे ट्राइकोडर्मा ब्रिडी। ट्राइकोडर्मा की एक स्पीसीज है जो सोयाबीन में खासकर उपयोग की जाती है जी। और ट्राइकोडर्मा का करीब करीब 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति 100 किलो बीज के हिसाब से इसको, या 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको उपचार करते हैं। बाकी जो कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, कार्बोक्सिन थीरम और दूसरे जो बीज उपचार की दवाइयाँ हैं, ये लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से किसान बीज उपचार करके बोनी के कम से कम 5-6 दिन पहले ही तैयारी करके रख ले, जिससे कि बीज उपचार किया हुआ बीज अगर उसके पास रहेगा तो सुरक्षित बीज रहेगा, उसका अंकुरण अच्छा होगा और आने वाले समय में वो बीमारियों से अच्छी तरह से लड़ बिल्कुल सर, बीमारियों की यहाँ पर बात निकली है और बीमारियों से बचाने के लिए भी तमाम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं समझना चाहूँगा सर, यदि सिंचाई प्रबंधन की हम बात कर लें तो सिंचाई प्रबंधन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा घटक है जिसके माध्यम से बेहतर उत्पादन फसल का होता है। लेकिन यदि मैं जल प्रबंधन की आपसे बात कर लूँ, चूँकि मानसून की फसलों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, तो जल प्रबंधन को आप कैसे देखते हैं? जी सुनील, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। चूँकि ये जो फसलें हैं सोयाबीन और उड़द, ये खरीफ में लगाई जाती हैं और खरीफ में अमूमन बारिश होती ही है, तो सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। बहुत कम ऐसा समय मुझे लगता है देखने में आया है कि जब सोयाबीन या उड़द में सिंचाई करनी पड़ी हो। हाँ, इनके साथ एक समस्या जरूर रहती है जल प्रबंधन का। अच्छा प्रश्न आपने किया है। जल प्रबंधन में हम देखते हैं कि जो ज़मीन गहरी ज़मीन है या समतल ज़मीन है, जहाँ जल भराव की स्थिति होती है, वहाँ जल प्रबंधन या जल निकासी की व्यवस्था हमको पहले से ही करनी होती है। उसके लिए आजकल अच्छे अच्छे यंत्र मौजूद हैं, जैसे रेज्ड बेड है, रेज फर्रो है। रेज्ड बेड एक मशीन का नाम है, ये बोवाई का यंत्र है और ये बोने के साथ साथ मेड़े बनाता चलता है और साथ में एक नाली बनाता जाता है। उस नाली में से बड़ी आसानी से होकर पानी निकल जाता है। अगर ज़्यादा बरसात होती है तो जल निकास के लिए रेज्ड बेड सिस्टम से बोनी करना बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन सर, ये भी देखा गया है कि तमाम जानकारियां किसान भाइयों तक पहुंचनी चाहिए। और यदि मैं कीट प्रबंधन की बात कर लेता हूं तो कई दफ़ा ये देखा गया है कि कीट प्रबंधन उसकी तब जानकारी किसान भाइयों को रहती है जब काफ़ी देर हो जाती हो। तो आखिर पहले हम कैसे समझें, किसान भाई पहले कैसे समझें कि जो उनकी फसल में उन्होंने इतनी मेहनत करी है, आखिर इसमें कीट लग सकते हैं? यदि इसकी पहले से जाँच हम कर लें तो हो सकता है कि इस समस्या से बच सकते हैं। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। कीटों के मामले में जहाँ तक अभी हम देख रहे हैं, किसान स्तर पे इतनी जागरूकता नहीं आई है कि वो अपने खेत में लगने वाले कीटों को पहचान सके। क्योंकि एक तो कीटों की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में कीट फसलों में लगते हैं कि उनमें किसान को अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी किसान अगर उनकी पहचान करना चाहता है तो बहुत आसान है। सोयाबीन की जैसे अगर हम बात करें तो सोयाबीन में गर्डल बीटल जो सबसे पहले जो गर्डल बीटल और तना छेदक, ये 2 कीट शुरू की अवस्था में सोयाबीन में आते हैं। गर्डल बीटल करीब 25 दिन से लेकर और सोयाबीन की पूरी फसल के दौरान 70, 75 और 80 दिन तक गर्डल बीटल सोयाबीन की फसल पे प्रभाव डालता है। इसकी धूसर और काले धूसर और भूरे कलर की जो इसका कीट होता है, अगली साइड जो उसका सिर वाला भाग होता है वो हल्का सिंदूरी कलर का होता है और पीछे के जो पंख होते हैं वो काले कलर के होते हैं। तो अगर इस तरह का कीट हमें सोयाबीन की मेड़ों के आसपास घूमता हुआ या उड़ता हुआ दिखाई दे तो किसान भाई ये समझ जाएं कि अब गर्डल बीटल मेरे खेत में आ गई है। यानी वो जो कीट आया है वो इल्ली अंडा देने के लिए ही आया है, जिससे इल्ली निकलेगी और वो इल्ली पौधे को नष्ट करेगी, किसान का नुकसान करेगी, उसकी आर्थिक क्षति करेगी। इसलिए किसान को कीट की पहचान बहुत ज़रूरी है। चूँकि यहाँ पे फील्ड पे ये चीज़ें बहुत आसानी से विभाग भी बताता है, कृषि विज्ञान केंद्र भी लगातार ये चीज़ें बताता है और एक्सटेंशन वर्कर जो हमारे फील्ड लेवल पर हैं वो लगातार किसानों को जागरूक करते रहते हैं कि कैसे कीटों की पहचान की जाए। तो कीटों की पहचान अगर किसान को आ जाए तो बहुत सारी समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि वो अगर कीटों को पहचानने लगेगा तो उसको ये भी पता लगेगा कि फसल की किस अवस्था में कौन सा कीट आक्रमण करता है, जिससे कि वो उसको रोकने के उपाय शुरुआत से ही करने लगता है। बिल्कुल सर, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे भाई
सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और किसान भाइयों, आज सोयाबीन और उड़द मूंग दाल की हम बात कर रहे हैं, जो कि प्रोटीन का सबसे प्रमुख सोर्स माना जाता है। डॉक्टर साहब, इसके पहले आप बात कर रहे थे कीट प्रबंधन की, और कीट प्रबंधन की यदि हम बात करें, इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, तो एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन पर भी अपनी राय दीजिए। अच्छा प्रश्न है। एकीकृत नाशी प्रबंधन जिसको आप कह रहे हैं, समन्वित कीट प्रबंधन भी उसे कहते हैं। यानी कीटों से और रोगों से लड़ने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सिर्फ रासायनिक हथियार ही हम काम में नहीं लेते, बल्कि एक पूरा का पूरा जो खेती को हम डिज़ाइन करते हैं, किसी फसल की जब हम खेती करने जा रहे होते हैं तो उसकी तैयारियां शुरू से ग्रीष्म काल से ही हम शुरू कर देते हैं, जिससे कि कीट और रोग कम लगें। जैसे कि समन्वित कीट नियंत्रण का सबसे पहला चरण शुरू होता है गर्मियों में गहरी जुताई से, क्योंकि कई सारे कीटों की पीढ़ियाँ खेतों में ही पनपती हैं। तो ग्रीष्म काल में जब हम गहरी जुताई कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में खेत की मिट्टी पलट जाती है, मिट्टी ऊपर आ जाती है नीचे की, उसमें कई सारे कीटों के अवशेष ज़्यादा तेज़ धूप से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा जो चरण है वो ये है। सर, ये हमने कीट प्रबंधन की बात करी और मैं अब ये समझना चाहूँगा, सोयाबीन की तो हमने तमाम पहलुओं पर हमने बात कर ली है, लेकिन उड़द की यदि हम बात करते हैं तो आखिर कौन सी उन्नत किस्में हैं, और यदि उड़द की हम बात करें तो कौन सा उर्वरक और खाद की यदि बात करें तो क्या कुछ किसान भाइयों को इस फसल में लगाना चाहिए? जी, अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक की कमी पूरी करना चाहते हैं उड़द में, तो सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि हम NPK का इस्तेमाल करें। 12-32-16, 15-34-15 और 14-35-14, ये 3 तरह के उर्वरक बाज़ार में उपलब्ध हैं। इनमें ज़्यादातर प्रचलन में 12-32-16 है, और इसको हम 150 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर अगर हम डालते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की पूर्ति हो जाती है। साथ ही जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर डालने से उड़द में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है जी। इसके अलावा भी अगर किसान भाई चाहते हैं कि बिल्कुल सटीक तौर पे उनमें संतुलित उर्वरक डाले जाएं तो खेत की मिट्टी की जांच कराएं किसान भाई। जांच के उपरांत जो मिट्टी परीक्षण के परिणाम आते हैं उनमें किस तत्व की कितनी कमी है, उस हिसाब से उस तत्व की पूर्ति की जाए। लेकिन सर, यदि खेत की तैयारी की बात करते हैं तो कैसे किसान भाई खेत की तैयारी करें या भूमि का चुनाव करें उड़द के लिए?
उड़द और सोयाबीन, जैसे मैं शुरुआत में ही बताया मैंने कि उड़द के लिए ऐसी भूमि का चयन करें जो भूमि हल्की हो, ज़्यादा गहरी या काली भूमि ना हो जिसमें पानी ज़्यादा रुकता हो, ऐसी भूमि हो जिसमें बरसात के बाद आसानी से पानी निकल जाता हो, ज़्यादा पानी जिसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, जल ग्रहण क्षमता जिस ज़मीन की ज़्यादा होती है, ऐसी ज़मीन में उड़द की खेती आसान नहीं होती क्योंकि उड़द की फसल ज़्यादा पानी में जल्दी गलती है। तो हल्की भूमि जो दोमट मिट्टी है उसका चयन करें उड़द के लिए। दूसरा, उड़द की प्रजाति के लिए आपने अभी पूछा, तो उड़द की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, मध्य प्रदेश में भी कई सारी उन्नतशील प्रजातियां निकली हैं। जैसे हम देखेंगे जवाहर उड़द 3 है, जवाहर उड़द 2 है, PDU 1 है, ये 70 से 80-85 दिन की फसल होती है। इसके अलावा PU 30 यानी पंत उड़द 30, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें मैंने PDU 1 जो बोला है, ये इसकी खेती आप ग्रीष्म काल में भी कर सकते हैं, यानी मार्च अप्रैल के महीने में इसकी बोनी करके और खरीफ की बोनी से पहले पहले इस उड़द को आप काट सकते हैं। सर, वर्तमान दौर की यदि मैं बात करूं तो देखा गया है कि किसान भाई लगातार वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। उड़द की हम बात करते हैं तो आखिर कैसे वैज्ञानिक खेती किसान भाई कर सकते हैं और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं? सबसे पहला, उड़द के अंदर जिन चीज़ों की समस्या आती है, खासकर उड़द में येलो वीन मोजैक वायरस एक होता है जो बैमेसिया टेविसाई नाम की मक्खी द्वारा फैलाया जाता है, ये उड़द की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आज की डेट में ऐसी वैरायटी आ गई हैं, ऐसी किस्में आ गई हैं, चाहे हम PDU 1 की बात करें, चाहे हम जवाहर उड़द 3 की बात करें, चाहे हम प्रताप 1 उड़द की बात करें, शेखर 2 की बात करें या आज़ाद 1 की बात करें जी, ये सारी वैरायटियां ऐसी हैं जो पीला मोजैक रोग के प्रति प्रतिरोधक हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऐसी जातियों का चयन करें जिनमें रोग बीमारी कम से कम लगे। दूसरा, हम भूमि की ऐसी इस तरह की भूमि में इसको बोएं जहाँ जल भराव ना होता हो। तीसरा, खरपतवार प्रबंधन के लिए हम व्यवस्था करें, चूँकि उड़द में खरपतवार प्रबंधन के लिए बहुत ज़्यादा चॉइस किसान के पास नहीं होती। बासालीन नाम का एक खरपतवार नाशी आता है जिसको 800 से 1000 ml प्रति हेक्टेयर डाल के खरपतवारों से निजात पाई जा सकती है। उसके बाद मैंने पोषक तत्व के लिए आपको पहले ही खाद का बताया है, उसी हिसाब से उड़द में खाद डाल सकते हैं और किसान भाई इन वैरायटियों को बो के अच्छे से अच्छा विपुल उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल सर, एक छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात ये हो सकती है कि यदि बुआई की हम बात करते हैं तो कतारों में बुआई का आखिर कितना महत्व है? कई बार किसान भाई इस और ध्यान नहीं देते हैं जिसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना होता है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। हालांकि आज की डेट में जहाँ तक मैं समझता हूँ 90% बुवाई जो है कतार में होने लगी है। यंत्रीकरण खेती का लगभग हो चुका है। ज़्यादातर किसान यंत्रों से बुवाई करते हैं और उसमें जो बुवाई होती है वो कतार में ही होती है। हाँ, ये ज़रूर है, अभी भी इस चीज़ की कमी है कि यंत्र जो है एडजस्टेबल यंत्र हमारे यहाँ कम हैं, जो कि विदेशों में बहुत प्रचलित हैं। जैसे अगर एक सीड ड्रिल है, उसको आसानी से ऐसे एडजस्ट किया जा सके कि उसी से गेहूं की बोनी हो जाए, उसी से चने की बोनी हो जाए और फिर उसी से उड़द की बोनी और सोयाबीन की बोनी हो जाए। हालांकि ये आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगता। कतार से कतार की बोनी के लिए पहले से ही दूरियां निश्चित हैं। जैसे सोयाबीन का 30 से 45 सेंटीमीटर है, उड़द का लगभग 30 सेंटीमीटर है, दूसरी फसलों का भी ऐसे ही निर्धारित है दूरी। तो इसको करने के लिए यह सीड ड्रिल में आप 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर टाइन्स को फिक्स कर लें और उतनी दूरी पर अगर आप सोयाबीन की या उड़द की बोनी करते हैं तो निश्चित ही आपको जो पौध संख्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो पौध संख्या हमको चाहिए उतनी पौध संख्या आएगी और हमारी फसल स्वस्थ होगी, कीट पतंगे हमारे कम लगेंगे, रोग कम लगेंगे। तो कतार में बोनी का सबसे बड़ा महत्व यही है कि पर्याप्त जगह पौधे को मिलती है बढ़वार के लिए। बिल्कुल सर, इसके साथ अंत में ये भी जानकारी दीजिए, ये तो हमने फसलों की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा यदि भूमि की हम बात कर लें तो ये भी जानकारी सामने आई कि यदि उड़द की फसल आप लगाते हैं तो भूमि की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। बिल्कुल, ये बात सही है। उड़द चूँकि दलहनी फसल है और दलहनी फसलों की जो जड़ें हैं इनमें नाइट्रोजन, वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यानी वातावरण में जो हवा है उसमें जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ये पौधे को जो उपयोग पौधा जो जिस रूप में नाइट्रोजन का उपयोग करता है नाइट्रेट के फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए जड़ ग्रंथियां होती हैं, उनको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं, और उनमें विशेष तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनसे वातावरण की नाइट्रोजन को पौधे को उपलब्ध रूप में बदलकर
और ये ज़मीन में चूंकि इनकी जो जड़ ग्रंथियां हैं, पौधे फसल की कटाई के बाद जड़ के अवशेष जो है खेत में ही रह जाते हैं और नाइट्रोजन की अच्छी उपलब्धता पौधों के लिए अगली फसल के लिए उड़द के द्वारा होती है। तो भूमि की दशा सुधारने के लिए भी सारी दलहनी फसलों में उड़द की फसल जो है बहुत महत्वपूर्ण। चलिए बिल्कुल सर, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी है और उम्मीद यही की जा सकती है कि हमारे किसान भाइयों को जानकारी पहुंचे और उसका फ़ायदा उठाएं। आप हमारे साथ मौजूद रहे और इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, इसी के साथ आज के संक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और अंत में अब नजर डालेंगे खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य घोषित, खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें, मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश, फायदेमंद धान की सीधी बुआई और सब्जियों को आर्द्रगलन रोग से बचाएं। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने खरीफ 2021-22 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले औसतन 3.7% बढ़ा दिया। दलहन और तिलहन के एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने खरीफ समर्थन मूल्य को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अरहर और उड़द का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर 6,300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि मूंगफली का एमएसपी 275 रुपये बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति क्विंटल किया है। खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व यूरिया, डीएपी, बीज और अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उक्त निर्देश मंत्रालय में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। श्री पटेल ने कृषि अधिकारियों को खरीफ की फसल से संबंधित जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नकली खाद, बीज और दवा के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। श्री पटेल ने अधिकारियों को अरहर, मक्का और तिल्ली के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों के संबंध में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के रास्ते हो गया है। इस साल मानसून निर्धारित समय से एक हफ्ते पहले पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश महाराष्ट्र की सीमा से लगे बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट एवं सिवनी से हुआ। इस दौरान इन जिलों के अलावा लगे हुए कई अन्य जिलों में भी बारिश शुरू हो गई है। मानसून पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, विदिशा, रायसेन एवं छतरपुर में पहुंच चुका है। समय पूर्व मानसून आगमन से कोरोना महामारी के बीच किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम वैज्ञानिक श्री ए.के. शुक्ला के अनुसार मध्य प्रदेश में सामान्यतः मानसून प्रवेश का समय 17 जून है, लेकिन इस साल मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने से तय समय से पहले आ गया है। मानसून की रफ्तार भी तेज है और इसकी दोनों ब्रांच अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी सक्रिय होने से गति मिल रही है। श्री शुक्ला के मुताबिक मानसून की गति यदि यही रहती है तो आने वाले 3-4 दिनों में अधिक से अधिक क्षेत्र में मानसून सक्रिय हो जाएगा। फायदेमंद धान की सीधी बुआई। धान की सीधी बुआई बलुई, दोमट से लेकर भारी चिकनी मृदा में की जा सकती है। धान की सीधी बुआई करने के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है। इसके बाद पलेवा कर खेत की हल्की जुताई कर सीड ड्रिल से पंक्तियों में धान की सीधी बुआई की जाती है। सीधी बुआई खेत में सूखी या नमीयुक्त भूमि दोनों में की जा सकती है। सूखी भूमि में धान की बुआई के बाद बीजों के जमाव के लिए हल्की सिंचाई की जाती है। धान की सीधी बुआई का उपयुक्त समय 15 से 30 जून तक है। धान की सामान्य प्रजातियों के बीज की मात्रा 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा संकर धान 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। धान की शीघ्र पकने वाली किस्में JR 201, BVD 109, दंतेश्वरी, सहभागी, मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में महागाया, क्रांति पूसा, सुगंधा पूसा, सुगंधा 4, पूसा 1121 और संकर प्रजातियां JRH 4, JRH 5, JRH 8 प्रमुख हैं।
सब्जियों को आर्द्रगलन रोग से बचाएं। आर्द्रगलन सब्जियों का फफूंद जनित रोग है। इस रोग के प्रकोप से बीज जमीन के नीचे अंकुरण से पहले या अंकुरण के 10 से 15 दिन बाद नर्सरी में पौधा भूमि की सतह के पास से गलकर गिर जाता है। यह रोग छोटे पौधों में अधिक होता है। यह समस्या वर्षा ऋतु में अधिक गंभीर हो जाती है। रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां पीली होने लगती हैं और कई बार पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे भी उभरने लगते हैं। इसके उचित प्रबंधन के लिए नर्सरी उठी हुई क्यारी पद्धति से तैयार करें, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। ग्रीष्म काल में नर्सरी वाले स्थान पर भूमि सौर्यकरण द्वारा भूमि को उपचारित कर लें। बीज को बुआई से पूर्व ट्राइकोडर्मा बिर्डीत अथवा स्यूडोमोनास से उपचारित करें। बीज को बुआई से पूर्व थायरम 75WS नामक फफूंदी नाशक या मेटालेक्सिल व थायरम 1:1 में मिलाकर 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।